कहानी की शुरुआत दुबई एयरपोर्ट से होती है, जहां फ्लाइट किंगडम 29 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए 7 घंटे की उड़ान भरने ही वाली है। तभी हम मिलते हैं एक यात्री सैम नेल्सन से, जो बिना किसी सूटकेस के आता है और उसके हाथ में बस एक छोटा सा पेपर बैग होता है। उस बैग में उसकी एक्स वाइफ मार्शा के लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिससे वह फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। उधर लंदन में मार्शा अपने नए बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ है और वह सैम को मैसेज करती है कि वह प्लेन में न बैठे, लेकिन सैम कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और फ्लाइट उड़ान भर लेती है। कुछ देर बाद पास में बैठा एक यात्री ह्यूगो सैम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम चिढ़ जाता है और उससे बोलता है कि वह बात न करे। थोड़ी देर बाद एक लड़की नाओमी वॉशरूम में जाती है और फर्श पर एक गन की गोली का खोल देख लेती है। वह बहुत डर जाती है और समझ नहीं पा रही होती कि इसे क्रू को बताए या नहीं। वह वापस अपनी सीट पर जाती है और अपने दोस्तों को सब बताती है। उनकी बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी टेरी वहाँ आता है और नाओमी से पूछता है कि क्या हुआ। नाओमी उसे गोली दिखाती है और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। टेरी कहता है कि वह इसे लेकर केबिन क्रू को बता देगा, लेकिन क्रू को दिखाने की जगह टेरी सीधे स्टुअर्ट के पास जाता है, जो फर्स्ट क्लास में सैम के पास बैठा है। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि लड़की ने गोली ढूंढ ली, इससे उनकी योजना में गड़बड़ हो गई है, इसलिए वे तय करते हैं कि अब वे 3 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते। उधर सैम उनकी बातों को देख रहा होता है और उनके व्यवहार पर शक करने लगता है। कुछ देर बाद टेरी बाहर आता है और लड़कियों से झूठ बोलता है कि यह गोली किसी सोल्जर की पहले की जांच में गिर गई होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाओमी उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसकी बाकी 2 दोस्त अब भी शक में रहती हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां अभी भी असहज महसूस कर रही होती हैं, इसलिए वे केबिन क्रू के एक सदस्य आर्थर को बुलाती हैं और उससे उस गोली के बारे में पूछती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या चल रहा है। तभी टेरी ये देख लेता है और समझ जाता है कि अगर क्रू ने कुछ पकड़ लिया तो उनकी पूरी योजना बिगड़ जाएगी। बस फिर क्या, कुछ ही सेकंड में टेरी, स्टुअर्ट और उनके साथ बैठे दूसरे लोग जेडन, लुइस और जेमी अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और यात्रियों व स्टाफ को धमकाना शुरू कर देते हैं। वे सबको आदेश देते हैं कि अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपने मोबाइल फोन तुरंत जमा करा दें। उसी समय जब आर्थर पायलट को अलर्ट करने की कोशिश करता है, जेमी उस पर झपट पड़ता है। उधर पायलट कैप्टन रॉबिन पूरी स्थिति पर ध्यान दे लेता है और दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि फ्लाइट में बड़ी सुरक्षा समस्या हो गई है। इसी बीच स्टुअर्ट एक क्रू मेंबर कोलेट को मजबूर करता है कि वह रॉबिन को कॉल करे और कहे कि कॉकपिट का दरवाजा खोल दे। स्टुअर्ट ये भी कबूल करता है कि उसे रॉबिन और कोलेट के गुप्त रिश्ते के बारे में सब पता है और धमकी देता है कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वह कोलेट को मार देगा। रॉबिन कोलेट की जान बचाने के लिए कॉकपिट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी को पायलट एना इसे सख्ती से रोकती है। रॉबिन गुस्से में आ जाता है और एना के विरोध करने पर उसे बार बार मारता है और आखिरकार कॉकपिट का लॉक खोल देता है। इसी के साथ हाईजैकर्स को प्लेन पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। बंदूक की नोक पर रॉबिन दुबई कंट्रोल को कहता है कि जो सुरक्षा अलर्ट उसने दिया था वह गलत था और अब सब ठीक है, लेकिन जिसे वह फोन पर बोल रहा होता है वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हाईजैकर्स फिर प्लेन का वाईफाई बंद कर देते हैं, लेकिन सैम, जिसने अपना फोन पहले ही छुपा दिया था, किसी तरह मार्शा को मैसेज भेज देता है कि वे सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उधर दुबई एयरपोर्ट पर एक महिला बैगेज हैंडलर नीला को उसके घबराए हुए पति का फोन आता है। पीछे उनकी बेटी की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। नीला घबराकर तुरंत घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि घर पूरी तरह खाली है, कोई भी नहीं है। लंदन में मार्शा अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को सैम का मैसेज दिखाती है। डैनियल एक डिटेक्टिव ऑफिसर है। सैम और मार्शा का बेटा काई कहता है कि उसके पापा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब वह सच में खतरे में है। डैनियल मैसेज को ध्यान से पढ़ता है और पूछता है कि सैम का काम असल में है क्या। मार्शा और काई बताते हैं कि सैम को तब बुलाया जाता है जब हालात बहुत गंभीर हों और कंपनी को कोई बड़ा मसला सुलझाना हो। वह अपने क्षेत्र का एक टॉप नेगोशिएटर है। उधर प्लेन में सैम अपनी सीट से उठकर सीधे स्टुअर्ट के पास जाता है और उससे एक तरह का प्रस्ताव रखता है। वह स्टुअर्ट को भरोसा दिलाता है कि अगर उसे सुरक्षित घर जाने दिया जाए तो वह उनकी मदद कर सकता है और यह भी यकीन करा सकता है कि वे कोई बड़ी गलती न करें। सैम यह भी समझाता है कि जहां ज्यादातर लोग डर कर उनकी बात मानेंगे, वहीं कुछ लोग जरूर होंगे जो लड़ने की कोशिश करेंगे और हालात बिगाड़ देंगे। स्टुअर्ट कोई जवाब नहीं देता, बस सैम का पासपोर्ट निकालकर उसकी फोटो लेता है और फिर उसे सीट पर लौटने को कहता है। थोड़ी देर बाद जेमी सैम को कहती है कि वह अपना फोन अनलॉक करे। वह उसके मैसेज चेक करती है, लेकिन उसे वह वाला आखिरी मैसेज नहीं मिलता जिसमें सैम ने मार्शा को हाईजैक के बारे में बताया था। कुछ देर बाद फ्लाइट में बैठे 2 यात्री आपस में तय करते हैं कि अब और नहीं सहेंगे और हाईजैकर्स पर हमला करेंगे। दोनों चुपके से उठते हैं और जेडन पर हमला कर उसे दबोच लेते हैं। जेडन से भिड़ते समय उसकी बंदूक हाथ से छूटकर गिर जाती है और एक तेज आवाज होती है, जिससे बाकी हाईजैकर्स का ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। कुछ पल के लिए प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा होता कि बंदूक कहाँ गई। लेकिन आखिरकार सैम बंदूक ढूंढ लेता है और खुद जाकर स्टुअर्ट को दे देता है ताकि उसका भरोसा फिर से जीत सके। लंदन में डैनियल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा को फोन करता है, जो काउंटर टेररिज्म में काम करती है। वह उससे
कहता है कि देखे कि क्या सैम की फ्लाइट में सच में कोई समस्या हुई है। जारा मान जाती है और अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जानकार को कॉल करती है। वह फिर दुबई ATC सुपरवाइजर से संपर्क करता है। दुबई की तरफ से जवाब आता है कि जो सिक्योरिटी अलर्ट था वह गलत अलार्म था। ये मैसेज वापस जारा तक पहुंचता है और वह डैनियल को बता देती है। डैनियल फिर मार्शा को कॉल करता है और उसे ये अच्छी खबर देता है। मार्शा और काई दोनों थोड़े राहत महसूस करते हैं। उधर प्लेन में सैम एक मैगजीन के पीछे कुछ लिखकर स्टुअर्ट को थमा देता है। उसमें लिखा होता है कि पायलट ही असली समस्या है। फिर सैम स्टुअर्ट को समझाता है कि रॉबिन को कॉकपिट से बाहर लाना चाहिए क्योंकि अभी सिस्टम ऑटो पायलट पर चल रहा है। स्टुअर्ट फिर रॉबिन को बुलाकर उससे पूछता है कि ऑटो पायलट कैसे काम करता है। जब उसे समझ आ जाता है कि प्लेन खुद उड़ सकता है तो वह रॉबिन को कॉकपिट से निकालकर फर्स्ट क्लास में ले आता है। अब जब पायलट कॉकपिट से बाहर है, सैम अपनी अगली चाल चलने लगता है। वह रॉबिन से इन फ्लाइट गेम के चैट फीचर के जरिए बात करता है। चैट में रॉबिन बताता है कि अभी तक जमीन पर मौजूद किसी भी अथॉरिटी से संपर्क नहीं हो पाया है और आगे वे इराकी एयर स्पेस में जाने वाले हैं। अगर इराकी ATC को कैप्टन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह लड़ाकू विमान भेज देंगे और फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सैम तुरंत मैप देखता है और समझ जाता है कि प्लेन तेजी से बगदाद के पास पहुंच रहा है। कुछ देर बाद कॉकपिट में बगदाद एयर ट्रैफिक ऑफिसर की कॉल आती है। सैम हाईजैकर्स को बताता है कि कैप्टन को खुद ATC से बात करनी होगी वरना इराकी मिलिट्री शक होने पर प्लेन को गिरा देगी। हाईजैकर्स मजबूर होकर एना को कहते हैं कि वह ATC से बात करे, लेकिन वहां के अधिकारी उसकी आवाज से ही शक करने लगते हैं और कहते हैं कि वे कैप्टन से बात करना चाहते हैं। रॉबिन पहले मना करता है लेकिन उसे जबरदस्ती कॉकपिट में खींच कर ले जाया जाता है। आखिरकार वह बात करता है और इराक को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। वह आगे की जांच से बचाने के लिए उनसे झूठ भी बोल देता है। कॉकपिट से बाहर निकलते समय रॉबिन चुपके से एक डायल घुमा देता है जिससे प्लेन की दिशा कुछ बदल जाती है। उधर लंदन में एक महिला एलिस जो ब्रिटिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करती है लेट होकर ऑफिस पहुंचती है। उसे पता चलता है कि दुबई से उड़ने वाली फ्लाइट में पहले एक सिक्योरिटी अलर्ट आया था जिसे बाद में फॉल्स अलार्म कहा गया, लेकिन एलिस को कुछ गड़बड़ लगती है। वह जल्दी से अपने बॉस से बात करती है। उसके बॉस को भी शक होता है, इसलिए वे दोबारा दुबई से पुष्टि करते हैं और फिर इराकी ATC से फ्लाइट पाथ का रियल टाइम डेटा मंगाते हैं। डेटा देखते ही पता चलता है कि प्लेन की दिशा 3 डिग्री बदली गई है। एलिस तुरंत समझ जाती है कि ये पायलट का छुपा हुआ संकेत है, वह मदद मांग रहा है। उसी समय दुबई ATC में अब्दुल्ला अभी भी कैप्टन के पहले वाले सब ठीक है वाले संदेश पर भरोसा नहीं कर पा रहा। जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है वह अपने सीनियर को ब्रिटिश अधिकारियों से बात करते सुन लेता है। अब्दुल्ला को लगने लगता है कि शायद कैप्टन को मजबूर किया गया था कि वह कहे कि फ्लाइट सुरक्षित है। अब्दुल्ला फिर सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहां मौजूद अधिकारी से कहता है कि वह उसे CCTV फुटेज दिखाए। फुटेज में अब्दुल्ला देखता है कि बैगेज चेक में काम करने वाली नीला ने अचानक अपना सामान उठाया और किसी फोन कॉल के बाद भागते हुए एयरपोर्ट छोड़ दिया। अब्दुल्ला सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछता है कि वह ऐसे क्यों चली गई। अधिकारी कहता है कि नीला को अचानक तबीयत खराब लगने लगी थी, इसीलिए वह चली गई। अब्दुल्ला को शक होने लगता है। वह नीला को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह खुद उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसे 2 ब्रिटिश पुरुष दिखते हैं जो कहते हैं कि वे हाउस क्लीनर हैं। दोनों बताते हैं कि नीला और उसका पति ऊपर है। अब्दुल्ला ऊपर जाता है और आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह बाथरूम में घुसता है तो डर के मारे जम जाता है। वहाँ नीला और उसका पति गोलियों से मरे पड़े होते हैं। इसके पहले कि वह कुछ कर पाए नीचे खड़े क्लीनरों में से एक ऊपर आता है और अब्दुल्ला को सिर में गोली मार देता है। उधर लंदन में एलिस पाती है कि फ्लाइट KA-29 सामान्य रास्ते पर नहीं जा रही है। कंट्रोल सेंटर तुरंत अलर्ट जारी करता है और बाकी विभाग भी जांच शुरू कर देते हैं। एलिस UK काउंटर टेररिज्म में काम करने वाली जारा से संपर्क करती है और बात साफ करने को कहती है। जारा फिर अपने ऑफिस पहुंचती है और ड्यूटी ऑफिसर को बताती है कि जो फ्लाइट सेफ बताई गई थी वो रास्ता बदल चुकी है। एलिस टीम को समझाती है कि उसने कैसे समझा कि प्लेन शायद हाईजैक हुआ है। प्लेन में सैम कुछ यात्रियों को गंभीर बात करते सुनता है लेकिन वे अरबी में बात कर रहे होते हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आता। पति सैम को कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता है लेकिन उसकी पत्नी डरती है कि कहीं उस पर खतरा न आ जाए, इसलिए उसे रोकती है। तभी एक महिला लेसा उस बातचीत का मतलब सैम और ह्यूगो को समझाती है। वह बताती है कि मिस्री आदमी का दावा है कि हाईजैकर्स की बंदूकें नकली हैं। जब लेसा पूछती है कि उसे कैसे पता तो मिस्री आदमी बताता है कि उसका 30 साल का मिलिट्री करियर है और वह हाईजैकिंग वाले मामलों में ही काम करता रहा है। तभी लुइस उनकी बातचीत देख लेता है और सबको धमकाने लगता है। सैम तुरंत बात संभालता है और कहता है कि मिस्री आदमी तो बस अपने पोतों को फिर कभी न देख पाने के डर से घबरा गया है, बाकी यात्री उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई जानकारी से ह्यूगो खुद सच जानने का फैसला कर लेता है। वह देखना चाहता है कि गोलियां सच में नकली हैं या नहीं। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि इससे उनकी पूरी बचाव योजना खतरे में पड़ सकती है, लेकिन ह्यूगो जिद पर अड़ जाता है और बीमार होने का नाटक करके वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वह एक कागज पर
पर एक छोटा सा संदेश लिखता है और वापस सीट पर लौटते वक्त कागज की वो बॉल इकोनॉमी क्लास में फेंक देता है। एक महिला उसे उठाती है और नोट पढ़ती है। उसमें ह्यूगो ने लिखा होता है कि वह फर्श पर असली गोलियों के निशान ढूंढे। वह घुटनों के बल बैठकर चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उससे पहले कि वह अपनी सीट पर लौट पाए लुइस उसे देख लेता है। वह कहती है कि वह अपने चश्मे ढूंढ रही थी। लुइस फर्श से उसके चश्मे उठाकर उसे देता है और सख्ती से कहता है कि वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। कुछ देर बाद प्लेन तुर्की के ऊपर पहुंचता है, जहां इस्तांबुल का एक अधिकारी पायलट से पूछता है कि फ्लाइट में सब सुरक्षित है या नहीं। रॉबिन इसकी पुष्टि करता है। फिर अधिकारी पूछता है कि फ्लाइट की दिशा क्यों बदली गई है, लेकिन रॉबिन उसे कह देता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण गलती थी। कॉल खत्म होने के बाद रॉबिन एक बार फिर प्लेन की दिशा हल्की सी बदल देता है ताकि स्टुअर्ट को यकीन रहे कि वह उनके साथ है, लेकिन उसकी ये हरकतें एयरपोर्ट अधिकारियों को शक में डालती जाती हैं कि प्लेन पर वाकई कुछ बड़ा चल रहा है। लंदन में विदेशी सुरक्षा विभाग काउंटर टेररिज्म टीम को आखिरकार मंजूरी दे देता है कि वे फ्लाइट को संभावित हाईजैक मानकर अपनी रणनीति शुरू करें। टीम उसी आधार पर काम शुरू करती है। डैनियल झारा से कहता है कि वह एयरक्राफ्ट मैनिफेस्ट दे दे ताकि वह सभी नामों को डेटाबेस में चेक कर सके कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है। झारा को एक नाम मिलता है, जॉन डी कॉलिंस, जो पहले कई भयानक अपराध कर चुका है और सिर्फ 3 दिन पहले जेल से बाहर आया है। बाकी सारे नाम ठीक लगते हैं। इस नतीजे से हैरान होकर ज़ारा मैनिफेस्ट डैनियल को भेज देती है कि वह भी दोबारा जांच ले। डैनियल जब मैनिफेस्ट देखता है तो पाता है कि 5 यात्री असल में मौजूद ही नहीं हैं। उनके नाम किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलते। वह तुरंत झारा को बताता है और दोनों समझ जाते हैं कि यही 5 लोग हाईजैकर्स हैं। उधर प्लेन में स्टुअर्ट थोड़ी देर के लिए वाईफाई चालू करता है और जमीन पर किसी से कॉल पर बात करता है। यहाँ पता चलता है कि हाईजैकर्स भी किसी और बड़े लोगों के कहने पर ये सब कर रहे हैं, यानी असली दिमाग कहीं और बैठा है। हाईजैकर्स खुद भी डरे हुए से लगते हैं, मानो यह उनका पहला बड़ा अपराध हो। प्लेन में यात्री और बेचैन होते जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं। माहौल में घबराहट फैल रही है। कुछ देर बाद स्टुअर्ट को शक होने लगता है कि रॉबिन कैप्टन किसी से गेमिंग चैट के जरिए बात कर रहा है। वह गुस्से में रॉबिन को धमकाने लगता है और उस पर चिल्लाकर सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। जैसे ही स्टुअर्ट रॉबिन के सिर पर थप्पड़ मारता है, सैम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर स्टुअर्ट बुरी तरह भड़क जाता है। उसे लगने लगता है कि सैम उसके आदेशों को चुनौती देने लगा है और वह स्थिति पर अपना कंट्रोल खो रहा है। गुस्से में वह सैम को डराता है और साफ साफ धमकी देता है कि अगर उसने फिर हीरो बनने की कोशिश की तो वह उसे गोली मार देगा। फिर वह आदेश देता है कि सभी स्क्रीन बंद कर दी जाए। इसके बाद ह्यूगो धीरे से सैम से कहता है कि अगर स्टुअर्ट सच में मारना चाहता तो वह अभी किसी को गोली मार चुका होता। इससे साबित होता है कि उनकी बंदूकें शायद नकली हैं। उधर आर्थर उनकी बातचीत सुन लेता है और बताता है कि उन्हें अब तक कोई असली गोली नहीं मिली, लेकिन एक लड़की ने तो सफर की शुरुआत में गोली का खोल देखा था। सैम तब मिस्री आदमी से पूछता है कि क्या वह साबित कर सकता है कि गोलियां ब्लैंक हैं। मिस्री आदमी एक कागज पर असली और नकली गोलियों के निशान बनाकर दिखाता है ताकि फर्क साफ समझ आए। अचानक क्रू को खाना पीना बांटने को कहा जाता है, लेकिन स्टुअर्ट सिर्फ पानी देने की इजाजत देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स पानी बांट रहे होते हैं, नाओमी और उसकी दोस्तों को वही ड्राइंग दी जाती है 2 तरह की गोलियों की। लड़कियां तुरंत कहती हैं कि उन्होंने जो गोली देखी थी वह स्केच बी जैसी थी, यानी हाईजैकर्स की बंदूकें ब्लैंक्स ही चला सकती हैं। ये सुनते ही सैम अंदर से पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अब उसे यकीन होता है कि पलटवार का मौका है। वह तय करता है कि अब कम से कम एक हाईजैकर को हटाना ही होगा। वह ह्यूगो से कहता है कि अब जोखिम लेना पड़ेगा और सबसे कमजोर हाईजैकर को पकड़ना होगा। सैम के हिसाब से टेरी सबसे आसान निशाना है, इसलिए वह ह्यूगो से कहता है कि वह टेरी पर हमला करे, लेकिन ह्यूगो डर के मारे जकड़ा रहता है। उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वह सैम की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है कि वह यह नहीं कर पाएगा, कि वह टेरी पर हमला करने लायक साहस नहीं जुटा सकता। उधर इकोनॉमी क्लास में नसीर अपने चाचा की हालत को लेकर घबरा रहा होता है। उसके चाचा को इंसुलिन चाहिए, जो ऊपर की कैबिनेट में रखे बैग में है। नसीर हाईजैकर जेडन से दवा लाने की इजाजत मांगता है, लेकिन जेडन मना कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह उठा तो गोली मार देगा। लेकिन नसीर अपने चाचा को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह हिम्मत करता है और दवा लेने उठ पड़ता है। जेडन उस पर टूट पड़ता है, उसे मारता है और दोनों में काफी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा प्लेन दहशत में आ जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सैम चुपचाप पीछे की ओर निकल जाता है। वह घबराए हुए लोगों के बीच से गुजरते हुए प्लेन के पीछे पहुंचता है। स्टुअर्ट भी इस गड़बड़झाले को देख लेता है और खुद की चाल चलने का फैसला करता है। वह एक बैग से असली गोलियां निकालता है और अपनी बंदूक में पड़े ब्लैंक राउंड्स को हटाकर उनमें असली राउंड डाल देता है। यानी अब जहां बाकी हाईजैकर्स नकली गोलियों वाले हथियार लेकर घूम रहे हैं, वहीं स्टुअर्ट की बंदूक अब सच में मार सकती है। उधर पीछे की तरफ सैम टेरी के पास पहुंचता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन अंत में टेरी अपनी बंदूक सैम की तरफ तान देता है। टेरी उसे डराता रहता है, लेकिन सैम हिम्मत नहीं खोता। वह सीधा कहता है, गोली मार
मार दो। वह उसे जानबूझकर उकसाता है क्योंकि उसे यकीन है कि टेरी की बंदूक ब्लैंक है। उसी वक्त स्टुअर्ट गुस्से में पीछे की ओर आता है, अपनी लोडेड बंदूक निकालता है और किसी यात्री पर तान देता है। अचानक धड़ाम, एक जोरदार गोली की आवाज पूरे प्लेन में गूंज उठती है और यहीं इस एपिसोड का अंत हो जाता है। ये वीडियो में मैंने हाईजैक सीजन के 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी एपिसोड्स मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में बताइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।